उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मॉनसून की आधिकारिक विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन चटक धूप खिलने के बाद गर्मी से खूब परेशानी जो है वो लोगों को देखने को मिली। खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 25 और 26 सितंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आगे भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। के लिए अगर आप मौसम की बात करते हैं, आज 23 तारीख आपकी जो है सितंबर की हो गई है और एक वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है। और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की, तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, जो नॉर्मल डेट्स है। अभी जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी कम चल रही है। आप देखेंगे 20-21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है तो 4-5 दिन ऐसे होगी, करीब 4 दिन आसपास जो है जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। और अभी 2 दिन आगे भी देखें, आज 23 है, कल 24 है, तो इसमें भी कोई एक्टिविटी खास दिखती नहीं है। छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आइसोलेटेड टाइप जो है कुमाऊं रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या इक्का दुक्का जगह और भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हीटिंग हो रही है, थोड़ी मॉइस्चर वगैरह भी है, तो लोकल डेवलपमेंट होकर के थोड़ी बहुत लाइट एक्टिविटी जो है वो मिल सकती है आज और कल में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार को धार देंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री की लगातार दूसरे प्रदेशों में डिमांड बढ़ रही है और उनकी कार्यशैली और कड़े फैसलों से उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कड़े फैसले उत्तराखंड में जो जो उन्होंने लिए हैं, उसके तहत और जो कार्य कर रहे हैं मुख्य सेवक का, उसके तहत उनकी जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, वो काफी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए हर्ष का विषय। जम्मू कश्मीर के भी चुनाव में उनकी लोकप्रियता देखने को मिली, हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार जो बढ़ रही है, उसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिला है। बरसात में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग, टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक रखकर सरकार को चलना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार से बात की जाए तो इस काम को लेकर यात्रा सरकार ने सुचारू रूप से प्रारंभ करवा दी है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थान पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। और हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच रहे हैं, उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास।
देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के कॉलेजों के छात्रों के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस यातायात महानिदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इसके लिए विभिन्न कॉलेजों के 200 छात्र छात्राओं को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक द्वारा चिन्हित किया गया है। इसकी मदद से देहरादून के मौजूदा बुनियादी ढांचे के अनुसार उसकी क्षमता का आंकलन करके एक बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर सुझाव मिल सकेंगे, जिससे भविष्य में देहरादून के बढ़ते ट्रैफिक दबाव की व्यवस्था पूर्व से ही की जा सकेगी। अभी जो मेरी इनसे बात हुई थी एसपी ट्रैफिक सीओ ट्रैफिक से, उनका कहना है कि लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, जो विलिंग है इस तरह की स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी इसको एक दो बार और रिव्यू करेंगे, उसके बाद ये स्टडी स्टार्ट करवाएंगे हम लोग। देखिए, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है जो दून में हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पर गुंजाइश है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश माइंड्स हैं, वो भी एक बार देख लेंगे कि जो पैचेज़ हैं जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर क्या रीज़न है जिसके कारण इश्यूज़ आ रहे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके गाइडेंस में वो लोग अपने सुझाव जो है कंपाइल करेंगे और एक हफ्ते की स्टडी हम लोग कोशिश करेंगे करवाने का। तो इस बारे में जो हमारे एसपी ट्रैफिक हैं और सीओ ट्रैफिक हैं वो जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर स्कूल के बच्चों को यातायात के नियम समझाने के लिए राजधानी देहरादून के आरटीओ परिसर में ट्रैफिक थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें सांप सीढ़ी खेल के साथ साथ वाहन चलाने के टेस्ट के लिए भी जगह दी गई है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि इस थीम पार्क में रोड सेफ्टी के बारे में भी बताया गया है और सांप सीढ़ी के खेल में अगर कोई यातायात के नियम का पालन करता है तो वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएगा और नियम तोड़ने पर सांप से नीचे उतर जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें हाईवे में यात्रा करने के दौरान सभी जरूरी साइन बोर्ड के बारे में भी बताया गया है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक जगह है, उसको हमने पूरी तरह साफ सफाई करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है और प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क हमने बनाया है। इसमें हमने मार्किंग्स किए हैं, जो सारे साइन हैं, जो ट्रैफिक के नियम के जो मूल सिद्धांत हैं उसको हमने एक साइन के रूप में दिखाया है, मार्किंग कर रखी है। इसमें सांप सीढ़ी का गेम भी है जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जो रूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर आप सांप सीढ़ी का गेम है उसमें अगर नियम का फॉलो करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे गेम में, अगर आप वायलेशन करेंगे तो सांप काट लेगा और आप नीचे चले आओगे। यह बहुत ही अच्छा गेम है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, रेड लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ एक 8 का साइन भी बनाया गया है जिसमें कोई 2 व्हीलर वाला ड्राइविंग सीख सकता है। साथ ही साथ ये जो रोड मार्किंग्स हैं, आप देखेंगे कि रोड साइड में बीच में ब्रोकन व्हाइट लाइन होते हैं, कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन होते हैं या डबल व्हाइट लाइन होते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है इसके बारे में बताया जा रहा है। साथ जो ट्रैफिक के साइंस हैं जो मैंडेटरी हैं, जिसका अनुपालन आवश्यक होता है, उसके बारे में बताया गया है। कॉशनरी सिद्धांत जो हैं, जो ट्रैफिक साइन है उसके बारे में बताया गया है। इन्फॉर्मेशन देखेंगे हाईवे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी यहाँ पूरा बताया गया है। और ये हम लोगों ने जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह ने दूसरी बार विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी हरिद्वार जैसे ही श्रम विभाग आयुक्त कार्यालय पर छापेमारी की गई, तो इस दौरान श्रम आयुक्त कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी एवं श्रम परिवर्तन अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी हरिद्वार ने कर्मचारियों तथा अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं कार्यालय उपस्थिति पंजिका मांगे जाने पर कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनुपस्थिति की पंजिका अपने अधीन अलमारी में रखी गई है, जो अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंच पाई है। वहीं दूसरी तरफ एआरटीओ कार्यालय प्रवर्तन व प्रशासन ने भी छापेमारी के दौरान एआरटीओ अनुपस्थित जो है वो पाए गए। कार्मिकों द्वारा बताया गया कि न्यायिक कार्यालय से संबंधित प्रकरण में देहरादून गए हैं, जबकि 32 स्थायी कर्मचारियों में से 16 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और 4 पीआरडी में से 1 पीआरडी अनुपस्थित पाया गया। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का एक स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि शासकीय कार्यों योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी।
जानकारी मिली थी कि पब्लिक पहले पहुंच जाती है, अधिकारी देर से पहुंचते हैं। इसलिए मैं आज गया था ARTO कार्यालय में और उसके अलावा ALC कार्यालय में भी गया था। तो वहाँ पर ARTO प्रशासन वहाँ पर नहीं पाया गया और ARTO जो दूसरे हैं प्रवर्तन वो वहाँ पर थी, बाकी उनका स्टाफ लगभग 80% है जी। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, इसलिए हमने स्वयं जाके वहाँ पे देखा और जितने लोग वहाँ पे गायब हैं समय से नहीं आए उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं इसके अलावा ALC कार्यालय में गया था, ALC भी समय से उपस्थित नहीं थे कार्यालय में, उनके स्टाफ में भी लगभग आधे लोग नहीं थे। तो मैं आपके माध्यम से सभी विभागों से कहना चाहता हूँ कि समय से ऑफिस आएँ, अन्यथा सभी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और ये जाँच, चेकिंग और राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के DM सवीन बंसल आम जनमानस की समस्याओं से रूबरू हुए। जनता दरबार में लगभग 150 शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई। इनमें ज्यादातर जमीनी विवाद, सीनियर सिटीजन, आपदा से संबंधित थी। कई शिकायतों का त्वरित ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जन संवाद कायम करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम सभी मैकेनिज्म्स को डिप्लॉय करें अपने इंटरेक्शंस को एनरिच करने के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। उसमें चाहे हमारे बहुउद्देशीय शिविर हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग फरियाद लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनको हम ऑन द स्पॉट एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड, हमारी फील्ड इंस्पेक्शंस होती हैं, विजिट्स होती हैं, जहाँ पे क्षेत्र का ग्राउंड लेवल पे पता लगता है और लोगों से संवाद कायम होता है। और थर्ड है कि हम डेज फिक्स करते हैं अपने तहसील दिवस की तर्ज पे, उसी तरह से जैसे आज का दिवस है। तो लोगों की विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं, हमारे सारे विभागीय अधिकारी भी उपस्थित होते हैं। तो काफ़ी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिनका मौके पर निस्तारण पॉसिबल होता है और कुछ में पहले रिपोर्ट संबंधित अधिकारी से कॉल करनी पड़ती है, उसका उपरांत डिसीजन लिया जाता है। तो आज हमारी करीब 150 अप्रोक्सीमेट कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं, 150 लोग ने प्रतिभाग किया है और उसमें कुछ का ऑन स्पॉट हमने निस्तारण किया है और कुछ को टाइम बाउंड रिपोर्ट के लिए। न्यायालय में श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड न होने से 46,706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना जिला पूर्ति कार्यालय के सामने चुनौती बन गया है। पूर्ति कार्यालय को जो सूची श्रम विभाग से उपलब्ध कराई गई थी, उनमें श्रमिकों को पूरा नाम पता दर्ज जो है उनका नहीं था, जिसकी वजह से विभाग को मत्थापच्ची करनी पड़ रही थी। देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय को 1,20,000 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की सूची श्रम विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 46,706 श्रमिक ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड ई श्रम पोर्टल पर अपलोड नहीं है। जो मोबाइल नंबर श्रमिकों के पोर्टल पर दर्ज है, उनमें से अधिकांश नंबर बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से श्रमिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया, श्रमिकों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन नंबरों पर संपर्क साधा जा रहा है, उनमें या तो अधिकांश बंद चल रहे हैं या तो उपलब्ध नंबर दूसरे ग्राहकों ने ले लिए हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी श्रमिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जिले में जितने भी राशन कार्ड का प्रक्रिया है, वो हमने उसको बहुत सरलीकरण किया है और इसके अलावा हमने जो भी राशन कार्ड बनाने का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको कम से कम पे हम प्राप्त करके राशन कार्ड बना रहे हैं। इस बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत जो मजदूर ई श्रम पोर्टल पर दर्ज हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उनको टॉप प्रायोरिटी पे बना के देना है। तो इसी स्कीम के अंतर्गत हमें जो डेटा श्रम विभाग से प्राप्त हुआ, उसमें करीब 50,000 से अधिक ऐसे श्रमिक थे जिनका राशन कार्ड वहाँ पर एनरोल नहीं थे। तो उनके मोबाइल नंबर हमें उपलब्ध हुए, हमने उनको फ़ोन करा के सभी को 50,000 को और उनसे उनके राशन कार्ड की स्थिति ज्ञात की। उसमें से करीब 25,800 से अधिक लोगों ने कहा कि हमारे राशन कार्ड बने हैं, या हमारे राशन कार्ड के किसी राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों में नाम दर्ज है हमारा, उन्हें आवश्यकता नहीं है।
इसमें से 200 लोगों ने ऐसा बताया कि हमारे राशन कार्ड नहीं है। हमने उनके डिटेल प्राप्त करके, उनसे डॉक्यूमेंट प्राप्त करके उनके राशन कार्ड जारी कर दिए गए। इसके अतिरिक्त 22,000 से अधिक लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया या उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा देहरादून महानगर में हो रही समस्याओं का समाधान को लेकर नगर निगम का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने समस्याओं का समाधान को लेकर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि सीवर लाइन की खुदाई के कारण लगभग सभी सड़कों जो है वो खुदी हुई है। प्रदेश में हो रही भारी बरसात के चलते इन खुदी हुई सड़कों के गड्ढों में पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण नगर निगम क्षेत्र में डेंगू महामारी चरम सीमा तक फैलती जा रही है, जिसकी रोकथाम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सहसपुर क्षेत्र में शहर के गंदे कूड़े के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को इस गंदगी के कारण तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित नहीं होना पड़ रहा है। और ट्रेंचिंग ग्राउंड की अगर बात की जाए तो उसे भी फिलहाल तुरंत हटा दिया गया है, क्योंकि बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। गला पुल में इतना बड़ा नुकसान हुआ सरकार की लापरवाही से, और जिन्होंने ये आपदा को मुख्य नहीं समझा, और जिस कारण आज ये एक गोला का एक भाग रह गया। गोला पार के सभी जनता इतनी परेशान है, ऊपर से आना जाना होता है और बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, दूध है, सब्जी है, किसान है, यहाँ लोगों को आना जाना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही रोड जो है टनकपुर और खटीमा सितारगंज को लिंक करती है। कई परेशानी से कागजात के रास्ते जाना पड़ता है, जाम का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि पुल को दुरुस्त किया जाए, साथ साथ में वैकल्पिक रास्ता भी निकाला जाए और पानी का जगह जगह जो काट करके उनमें पैप डाल करके एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए। देहरादून में भूमाफियों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर अब लोगों के घर में घुसकर मारपीट और लूट की जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटना डोईवाला में सामने आई है, जहां भूमाफिया संगीता देवी नाम की एक महिला के घर में घुस गए और पूरे परिवार को बंदी बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। संगीता देवी और उसके परिवार का आरोप है कि मारपीट के बाद भूमाफिया उनके घर से 1.5 लाख की नकदी और चैन भी लूट कर ले गए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता संगीता देवी ने देहरादून जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। मेरे घर में तोड़ फोड़ करी, पैसे ले गए, 1.5 लाख रुपए, चेन ले गए और पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रखा है। मौके पे सीओ साहब ने, जो अभिनय चौधरी हैं इस समय, उन्होंने समय पे अगर गाड़ी ना भेजी होती और समय उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा था तो ये हमें ख़त्म मारने आए थे घर के अंदर। मेरी बहू को मारा, करिश्मा बिष्ट को, मेरे बेटे अंकित बिष्ट को मारा, मेरे पति किशन सिंह को मारा और मैं संगीता देवी को। सबकी हमारी वैसी गंभीर चोटें आ रखी और हमारी उसमें मुकदमा दर्ज हो रखा। डोईवाला के लच्छीवाला में युवा पत्रकार संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथियों ने बेटियों को उपहार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी राजन गोयल ने कहा, समाज और सरकार आज दोनों बेटियों को व्यापक अधिकार दिलाने और उनका समुचित विकास करने पर ध्यान दे रही है। साथ ही बेटियां भी देश और समाज का गौरव बढ़ाने में पीछे नहीं है। मुख्य वक्ता परवादून बार एसोसिएशन के सचिव मनोहर सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान समय में बेटियों ने उल्लेखनीय कार्यों से अपने अभिभावकों और देश को एक नई पहचान दी है। हम सबको उनका विशेष सम्मान करना चाहिए। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि समाज में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है। माँ को, बाप, पिता को और बेटियों को साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि अभी भी कहीं ना कहीं ये समाज पुरुष प्रधान है और बहुत सारी चीज़ों पे पुरुषों का वर्चस्व है। तो बेटियों को जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को स्वावलंबी बनाना होगा, अपने पैरों पे खड़ा करना होगा। और उनको जैसा कि कुछ छोटे से उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि बेटियां जो हैं या माएँ जो हैं या जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर खाना बनाने का काम करती हैं बहुत अच्छा, वो घर की साफ़ सफाई का, घर की पूरी जिम्मेदारी का काम करती हैं। वही रोज़गार के रूप में जब काम बाहर आता है तो उस पर वर्चस्व पुरुषों का होता है।
किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप देखते हैं, होटलों में देखते हैं, तो वहाँ पुरुष खाना बना रहे होते हैं, जबकि पारंपरिक रूप से बेटियां, महिलाएं उसमें परंपरागत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ आती है कि जब अर्जन का सवाल जब आता है, आजीविका का सवाल जब आता है, तो वहाँ पे पुरुष आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटियों को ये समझना होगा कि जो स्वावलंबी बनने का मतलब, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब, आपको अर्जन के क्षेत्र में भी, आजीविका के क्षेत्र में भी अपने आप को सशक्त करना होगा। निश्चित तौर पे सरकार जो है अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। समाज की सोच बदलने का बहुत ज़रूरत है और बदल भी रही है, निश्चित तौर पे बदल भी रही है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और आप उनको कोई भी काम अगर देते हैं तो बेटों से ज़्यादा अच्छी तरह से लगन के साथ जो बेटियां अपना काम कर रही है। जिस तरह से पूरी दुनिया ने एक दौर में महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने वाली एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में समझ रखा था, धीरे धीरे जैसे जैसे समाज प्रगति करता गया, उसी तरह से महिलाओं ने भी और बेटियों ने भी अपने संघर्षों को आगे करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसके बावजूद आज हम इस दौर में खड़े हैं कि आज कोई भी भारतीय का या पूरी दुनिया का व्यक्ति ये नहीं समझता कि उसके घर में सिर्फ बेटा हो। अगर उसके घर में आज एक बेटी है तो वह उसको पढ़ा लिखा के आगे तरक्की की राह पर आगे ले जाना चाहता है। इसी दौर में हमने देखा कल्पना चावला से लेकर तमाम भारत में बड़ी बड़ी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या और महिलाएं हमेशा आगे बढ़ रही हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है इसके माध्यम से लगातार सरकार और अन्य जागरूक लोग प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को और बच्चियों को। श्रमिक संगठनों ने अच्छे कार्य के लिए पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह को सम्मानित किया है। श्रमिक संगठनों के अनुसार 2022 में जब दिनेश प्रताप सिंह ने अधिशासी निदेशक के रूप में डोईवाला शुगर मिल कार्यभार संभाला था, तब शुगर मिल के कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीने बाद वेतन मिलता था, जिसके चलते शुगर मिल के कर्मचारी व यूनियनों को मिल प्रबंधन का घेराव करना पड़ा था। वहीं किसान भी शुगर मिल के सुचारू रूप से न चल पाने से मायूस रहते थे, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह की कार्यभार संभालने के बाद से ही मिल लगातार अपने घाटे को कम कर उभरती हुई नजर आ रही है और कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के साथ मिल रहा है। शुगर मिल में किसानों के लिए विश्राम गृह के साथ ही सीमेंटेड केन यार्ड का निर्माण कराया गया है। अधिशासी निदेशक के कार्य को देखते हुए सभी कर्मचारी व यूनियनों द्वारा डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त करते हुए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी एक ही परिवार के सदस्य हैं। अधिकारी को अभिभावक के रूप में अपने कर्मचारियों को गाइड करना चाहिए। आज डोईवाला शुगर मिल अपनी बेहतर स्थिति के लिए सिर्फ अपने कर्मचारियों की मेहनत पर पहुंची है। आपका सम्मान ये 10 साल पुराना पैसा हमारा जो एरिया था 2014 और 15 से लेके जब से हमारा वेतन विसंगति हुई थी, ये पैसा रुका हुआ था। इस मामले में मैं कमल बहादुर हाई कोर्ट गए, उसमें सारे कर्मचारीगण हमारे, चाहे गोपाल शर्मा चाहे विजय शर्मा, ये सारे लोग हमारे साथ रहे और वहाँ से मुझे आदेश हुए। वो समल पर सचिव और हमारे ईडी साहब ने टाइम बॉन्ड था उसका कि आपको 2 महीने के अंदर आपको इसका भुगतान होगा। वो टाइम पीरियड पूरा हुआ। ईडी साहब से हमने बात किया, हमने कहा इसमें सभी कर्मचारी हैं, जो आना चाहा, जो थोड़ा बहम में रहा वो नहीं आया, जो आना चाहा उन सभी कर्मचारियों का एरियल जो 432 लोगों का अभी भुगतान हुआ है। कुछ कर्मचारी अभी है उनका वो नहीं है और मिल अच्छे से अच्छा। आज जो कर्मचारी यूनियन के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इसको लेके मैं बहुत अभिभूत हूँ। ये समग्र प्रयास है जिसमें हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सभी का हो रहा है सहयोग, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जितना अभी सुधार हुआ है उससे और ज़्यादा सुधार करने की यहाँ पे संभावना है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भविष्य में यहाँ के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, चाहे वो रिकवरी से संबंधित हों, चाहे किसी प्रकार की कर्मचारियों।
उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़ रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।